मांग की लोच के बारे में अध्ययन करने के बाद में अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मांग की लोच को कैसे मापें और इसकी मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। मांग की लोच के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच को मापने की विधियों की खोज की है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। इस विधि के अनुसार प्रोफेसर फ्लेक्स कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में की तुलना में मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना से करते हैं। अगर कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो मांग अत्यधिक लोचदार होती है। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है तो मांग लोचदार होगी, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो मांग बेलोचदार कहलाएगी। इस विधि के अनुसार मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग या डिवाइड करके देते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है। मांग की लोच EP = मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। EP = Q1 - Q2 डिवाइड बाई Q1 डिवाइड बाई P1 - P2 डिवाइड बाई P1, जहाँ पर P1 पूर्ववत कीमत है, Q1 पूर्ववत मांग है, P2 कीमत में परिवर्तन है, Q2 मांग में परिवर्तन है। नोट: यहाँ दो संख्याओं के बीच का अंतर पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। जो इसमें माइनस का जो निशान है ये केवल अंतर को बताया जाता है, बाकी इसमें से इससे प्राप्त परिणाम को ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही दशाओं में धनात्मक ही माना जाता है, किंतु उपर्युक्त विधि से ज्ञात की गई मांग की लोच की माप त्रुटिपूर्ण है। अतः यह उपयुक्त होगा कि मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए मांग और कीमत के आनुपातिक परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए औसत एवरेज ज्ञात किया जाता है। फ्लेक्स द्वारा संशोधित समीकरण में मांग का आनुपातिक परिवर्तन न हो आरंभिक मांग पर निकाला जाता है और न ही परिवर्तित मांग पर, वरन इन दोनों मात्राओं के मध्य बिंदु पर निकाला जाता है। कीमत के आनुपातिक परिवर्तन की गणना में भी यही विधि अपनाई जाती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस = Q1 - Q2 अपॉन P1 - P2 डिवाइड बाई 2। ये एवरेज के आधार पर P1 - P2, P1 + P2 डिवाइड बाई 2। तो ये अब जो फार्मूला बनता है वो ये बता रहा है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन मांग की मात्रा का योग में हम कीमत की मात्रा का योग एवं कीमत की मात्रा में परिवर्तन से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमें ये मध्य बिंदु पर निकला हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त हो जाता है। तो पहली विधि के बाद में दूसरी विधि है मार्शल की कुल व्यय प्रणाली। मार्शल ने कुल व्यय में हुए परिवर्तनों के आधार पर मांग की लोच का माप प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार यदि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर भी उस पर खर्च की गई कुल राशि अपरिवर्तित रहे तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, अर्थात वस्तु की मांग लोचदार होती है।
यदि वस्तु के मूल्य बढ़ने के बाद उस पर किया गया व्यय बढ़ जाए या कीमत में कमी होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा कम हो जाए तो मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार कहलाएगी। इसमें वस्तु की कीमत और उस पर होने वाले व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर व्यय की कुल मात्रा बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर व्यय की कुल मात्रा घटती है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसमें कीमत में परिवर्तन तथा कुल व्यय में परिवर्तन विपरीत दिशा में चलता है। मांग की लोच की इन तीनों मात्राओं को कुल व्यय प्रणाली की सहायता से इस प्रकार हम देख सकते हैं। पहला, इकाई के बराबर मांग की लोच। जब कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल क्रय स्थिर रहता है तथा मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात यदि कीमत परिवर्तन के बाद एवं कीमत परिवर्तन से पूर्व की कुल व्यय राशियां एक समान होती हैं तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नंबर 2, इकाई से कम मांग की लोच। यदि कीमत के घटने से कुल व्यय घटता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, अर्थात जब कीमत में परिवर्तन तथा कुल व्यय में परिवर्तन सदैव एक ही दिशा में होते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। नेक्स्ट है, इकाई से अधिक मांग की लोच। यदि कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात जब कीमत परिवर्तन एवं कुल व्यय परिवर्तन विपरीत दिशा में चलते हैं तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसी तरह से तीसरी विधि है मांग की बिंदु लोच। जब मूल्य में परिवर्तन बहुत ही कम दर से होते हैं, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा या 5 पैसा, तो ऐसी दशा में हमें मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी पड़ती है। ये कहा जा सकता है कि बिंदु लोच एक प्रकार की चाप लोच है, जबकि चाप के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। जब मांग रेखा के एक बिंदु पर चाप ज्ञात की जाती है तब इसे बिंदु लोच कहते हैं। मांग रेखा की शक्ल 2 प्रकार हो सकती है, मांग रेखा सीधी रेखा हो सकती है, मांग रेखा वक्र के रूप में हो सकती है। दोनों ही दशाओं में मांग की बिंदु लोच ज्ञात की जाती है। बिंदु लोच ज्ञात करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन है। इसमें सामान्यतः 2 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, पहले ज्यामितीय विधि और दूसरी चलन कलन विधि। ज्यामितीय विधि में, इस विधि में अगर मांग रेखा वक्र के रूप में हो तो पहले उस बिंदु पर जिसकी बिंदु लोच ज्ञात करते हैं एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यह स्पर्श रेखा x तथा y अक्ष पर स्पर्श करती है रेखा खींची जाती है। ये इस प्रकार पहले उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए मांग वक्र को सीधी रेखा के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग को मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी भाग से विभाजित करके और जो है इसमें मांग की लोच निकाली जाती है। अगर ये 1 के बराबर है तो इकाई, और अगर 1 से बराबर नहीं है, कम है, तो इकाई से अधिक, इकाई से कम और बराबर, इस प्रकार जो है मांग की बिंदु लोच होती है। इसी में मांग की चाप लोच, आर क्लासिटी ऑफ डिमांड। यद्यपि मांग की लोच को मापने के लिए बिंदु प्रणाली सरल है परंतु वह अधिक वास्तविक नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में कीमत तथा मात्रा में सूक्ष्म परिवर्तनों की मांग सारणियाँ कम होती हैं।
व्यवहारिक जीवन में प्राय ऐसी मांग सारणियाँ अधिक होती हैं जिनमें मांग मात्राओं तथा कीमतों में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। जैसे वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 1 रुपये 50 पैसे हो जाए तो प्रारंभिक कीमत में 50% की वृद्धि होगी, जो कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच ज्ञात करने का सबसे अधिक संतोषप्रद जो तरीका है वह है कीमत तथा मांग मात्रा की पुरानी तथा नई संख्याओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य शब्दों में चाप प्रणाली द्वारा नई तथा प्राचीन कीमत तथा मांग के औसत के आधार पर मांग की लोच निकाली जानी चाहिए। इस विधि के अनुसार मांग की मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाई मांग की प्रारंभिक मात्रा प्लस मांग की नवीन मात्रा डिवाइड बाई कीमत में परिवर्तन मांग की आरंभिक कीमत और नवीन कीमत। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि अगर ऋणात्मक मूल्य आता है तो ऋणात्मक मूल्य को हम जो है इसमें नहीं देखते हैं और इसे जो है ऋणात्मक वैल्यू आने पर भी इसको धनात्मक ही माना जाता है। इस प्रकार से ये मांग की लोच को मापने के कुछ तरीके थे जिन्हें हमने देखा है। धन्यवाद।